Assalamu alaikum viewers, I am Akilur Rahman and you are watching NIST Academy. Today our topic is gaseous exchange. Biology 10th class chapter number 1 lecture number 1. आज हमारा पहला लेक्चर है बायोलॉजी का 10वीं क्लास की। तो उसका पहला चैप्टर है जिसका नाम है गैसियस एक्सचेंज, वो हमने समझना है। अब गैसियस एक्सचेंज क्या है उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना चाहूंगा। अब कॉन्सेप्ट कौन सा है? वो है सेलुलर रेस्पायरेशन। क्योंकि सेलुलर रेस्पायरेशन जब आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आपको गैसेस एक्सचेंज समझना इजी होगा। अब सेलुलर रेस्पायरेशन क्या है, उसके नाम से जाहिर हो रहा है कि सेलुलर रेस्पायरेशन आपको अभी समझ आ जाएगी, लेकिन सेलुलर का नाम ये जाहिर कर रहा है कि ये कोई ना कोई एक प्रोसेस है, फिनोमिना है जो कहाँ होता है? इनटू द सेल्स, सेल्स के अंदर, यानी सेल से डायरेक्टली रिलेटेड है, सेलुलर नाम से जाहिर है। तो ये सेलुलर रेस्पायरेशन इज अ प्रोसेस जो कहाँ होता है? इनटू सेल्स, सेल्स के अंदर। अब यहां पे डायग्राम हमारे पास है, देखते हैं कि सेलुलर रेस्पायरेशन एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के अंदर CH बॉन्ड्स टूट रहे हैं। CH बॉन्ड्स क्या हैं? फूड मॉलिक्यूल्स हैं। CH बॉन्ड्स क्या हैं? फूड मॉलिक्यूल्स हैं। यानी हम जितनी भी खुराक खाते हैं वो फूड जो होती है वो ऑर्गेनिक मैटर पर कंसिस्ट करती है, और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होती है, और उसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो CH बॉन्ड मस्ट होता है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। अब जब वो फूड मॉलिक्यूल्स टूटता है, यानी CH बॉन्ड टूटता है, जब CH बॉन्ड टूटता है तो उसके रिजल्ट में बड़ी मिकदार में एनर्जी रिलीज होती है। जब बड़ी मिकदार में एनर्जी रिलीज होती है तो फिर हमारा जो सेल है वो उस एनर्जी को एक स्टोर कर लेता है ATP की शक्ल में, और फिर जरूरत के वक्त हमारी जो बॉडी होती है, जो हमारे सेल्स होते हैं, वो उसको इस्तेमाल करते हैं। मिसाल मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि जैसा कि आज का जो सीजन चल रहा है गंदम का, कि हम सब गंदम जो है वो पूरे साल की कोशिश करते हैं, पूरे साल नहीं तो 6 महीने की, 6 महीने नहीं तो 3 महीने की, हम कुछ एक लिमिटेड टाइम के लिए हम उसको स्टोर कर लेते हैं गोदामों के अंदर। मतलब अब हमारे सरकारी तौर पर और निजी तौर पर हमारे पास जो है हर बड़े बड़े जो इसके ज़खायर हैं वो उसको क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं गंदम को। किस लिए कर रहे हैं? ताकि ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल किया जा सके। सिमिलरली हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको, आपको पता है कि हमारी बॉडी को कोई भी काम करने के लिए एनर्जी रिक्वायर है। जब एनर्जी रिक्वायर है तो इसका मतलब ये है कि हम एनर्जी हर टाइम यूज कर रहे हैं। हम जब काम कर रहे हैं और हम कोई ना कोई मूवमेंट या वर्क हम करते रहते हैं, तो जब हम हर टाइम काम कर रहे हैं और हमें एनर्जी रिक्वायर है तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें फूड से मिलती है। और अगर हमें वो एनर्जी फूड से मिलती है तो फूड हम हर टाइम तो नहीं खा रहे कि हर वक्त हम मुंह में लेके फिर रहे हो, सेब मुंह में डाला हुआ हो, कोई चीज मुंह में डाली हुई हो, हर टाइम हम लेके फिर रहे हो।
इस तरह तो नहीं है। हम एक टाइम में फूड खाते हैं, डाइजेस्ट होती है, एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। हम मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, और वो कहाँ स्टोर होती है? वो सेल्स में होती है। और सेल्स किस तरह से उनको स्टोर करते हैं? वो एटीपी की शक्ल में करते हैं। और एटीपी की शक्ल में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, वो आखिर एनर्जी कहाँ से आती है? आखिर कहाँ से आती है? फूड से आती है ना। तो फूड का जो प्रोसेस है वो डायरेक्टली हमने सेब खाया या रोटी का टुकड़ा खाया और वो एनर्जी है और हमें जाके एनर्जी मिल गई, इस तरह तो नहीं है ना। आखिर उसका प्रोसेस है। और वो किस तरह उस फूड मॉलिक्यूल से वो एनर्जी बनती है, वो प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन है। और उसी रेस्पिरेशन के रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होती है। तो वही बात मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो एक प्रोसेस है, और उसी प्रोसेस के अंदर CH बॉन्ड्स यानी फूड मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। और सेल उस एनर्जी को बाद में इस्तेमाल में लाने के लिए एटीपी के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। अब यानी कि जो एनर्जी रिलीज होती है या ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में ज़ाहिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होते हैं। अब वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हो रहे हैं वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के होते हैं। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिजल्ट में एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है और CH बॉन्ड टूट रहे हैं। अब यहां तक ये समझ आ गया कि एनर्जी कहां से आती है और एटीपी के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब हमें यह समझना है कि जो रेस्पिरेशन है वो दो तरह की होती है, एनाएरोबिक होती है और एरोबिक होती है। तो मैं फिलहाल एरोबिक की बात करूंगा। तो एरोबिक के अंदर ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, यानी वो जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एरोबिक रेस्पिरेशन, अब यहाँ इसमें ऑक्सीजन यूज हो रही है। अब वो जो ऑक्सीजन यूज हो रही है उसके रिजल्ट में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो यूज हो रही है वो सेल्स को दी जा रही है, क्योंकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस सेल में हो रहा है। अब ये ऑक्सीजन आती कहाँ से है? इन्वायरमेंट से। प्लांट्स, एनवायरमेंट ज़ाहिर है, पौधे हैं, हम पौधों से ऑक्सीजन लेते हैं। अब यही ऑक्सीजन पौधों से यानी इन्वायरमेंट से मतलब जो हम ले रहे हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती हुई जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है फूड की यानी फूड मॉलिक्यूल की, उसके रिजल्ट में कुछ प्रोडक्ट्स भी बनती हैं, बाय प्रोडक्ट्स। अब वो बाय प्रोडक्ट्स यानी प्रोडक्ट्स जो हैं वो CO2 H2O, यानी कि ये हमारे पास दो मौजूद होती हैं, पैदा होती हैं, बनती हैं जब ऑक्सीडेशन वो होती है, रेस्पिरेशन होती है एरोबिक। अब ऑक्सीजन की तो समझ आ गई कि हमने एनवायरनमेंट से, पौधों से ले ली। अब उसके रिजल्ट में जो हमारे पास फालतू में एक कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, उस वाटर तो यूजफुल है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हम क्या करते हैं, उसको हम सेल्स में से निकाल देते हैं। जब हम सेल्स में से निकालते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम उसको पूरी बॉडी में से निकाल, टेकन आउट ऑफ सेल्स अल्टीमेटली फ्रॉम द बॉडी से ही निकाल दिया। अब इस पूरे सब प्रोसेस में हमें ये बात समझ में आई कि ऑक्सीजन को लिया जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जा रहा है। अब हम समझते हैं गैसियस एक्सचेंज को। वही बात, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अल्टीमेटली निकाल रहे हैं। अब जहां से हम इन्वायरमेंट से ही ऑक्सीजन ले रहे हैं, अब फर्क इतना है कि इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले रहे हैं और इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज में देखता हूं मैं कि टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लेना, ठीक है, एंड गिविंग आउट, और बाहर निकाल देना। ये बाहर निकाल देना किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। CO2 is called gaseous exchange. यानी taking in oxygen and giving out of carbon dioxide is called gaseous exchange. तो ये हमारे पास gaseous exchange आ गया। अब हम बात करते हैं कि
हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है ब्रीथिंग, सांस लेना, ब्रीदिंग, और दूसरा होता है गैसेस एक्सचेंज। अब बहुत सारे लोग जो है ना वो इसको एक ही कैटेगरी में समझ लेते हैं, गैसेस एक्सचेंज को और किसको, ब्रीथिंग को। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि इसमें डिफरेंस आप लोगों को बताऊं कि गैसेस एक्सचेंज और तरह का मैकेनिज्म है और जो ब्रीथिंग है वो और तरह का है। तो अब ब्रीथिंग की बात करते हैं। तो ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए एनिमल्स एयर को टेक इन करते हैं ताकि उसमें से ऑक्सीजन ले सकें और एयर को वापस गिविंग आउट फ्रॉम द बॉडी ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सके। यानी एयर को अंदर ले रहे हैं ताकि ऑक्सीजन उसमें से ले सकें। यानी जाहिर है एयर तो मिक्सचर है ना कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, जब वो अंदर आती है तो उसमें से हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर, जिस्म के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हम उसको बाहर हवा के साथ जो मौजूद होती है उसमें वो भी हम बाहर निकाल देते हैं। तो यानी कि बाय विच एनिमल्स टेक इन एयर को अंदर लेते हैं टू गेट ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ एयर टू गेट रिड ऑफ कार्बन। रिड कहते हैं निजात, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड से हम छुटकारा पा सकें, इसलिए हम उसको बाहर निकालते हैं। तो ये जो सिंपल सा प्रोसेस है ये ब्रीदिंग है, इसमें कोई बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं है। लेकिन जो रेस्पिरेशन है, यानी आप डिफरेंस मैं इसका बताऊं, ये तो ब्रीथिंग की डेफिनेशन थी, डिफरेंस ये है कि रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स मैकेनिकल बायोकेमिकल प्रोसेस। इसमें बायोकेमिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल भी है, बायोकेमिकल है, जबकि ब्रीथिंग जो है वो इन्वॉल्व्स ओनली मैकेनिकल एंड फिजिकल। उसमें फिजिकल और मैकेनिकल है, बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं होता। तो ये था हमारे पास ब्रीथिंग का प्रोसेस। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इस आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी और ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो आपका आज क्लियर हो गया होगा, ये गैसेस एक्सचेंज का। तो इंशाल्लाह आज स्टार्ट हो गया, आगाज हो गया इस चैप्टर का, और कमिंग लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इसके मजीद टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।